चलिए सर शुरू करते हैं क्लास। लेट्स बिगिन विद द क्लास। A very good afternoon to everyone. I hope you all are fit and fine. Good afternoon. सर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा हमने जाना। 1962 के इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के बारे में भी जाना। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, वो भी जाना। और अब हम शास्त्री एरा की तरफ बढ़ते हैं। 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो गई। नेहरू जी की डेथ होने के बाद अचानक से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया कि इस स्टेचर का आदमी, जवाहरलाल नेहरू जी के जो स्टेचर था, उस स्टेचर का आदमी अब हमें कहाँ मिलेगा। आई मीन जवाहरलाल नेहरू केवल इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो जाने जाते थे, क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, नॉन लाइन मूवमेंट को लेकर, नैम को लेकर, और अपनी जो सोच थी उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनकी वजह से केवल इंडिया में नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड वो जाने जाते थे। अब उस स्टेचर का आदमी रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था। तो जैसे ही नेहरू जी की डेथ हो गई, उसके बाद ये हुआ कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। तो चूंकि एक कंट्री बिना प्राइम मिनिस्टर के नहीं चल सकता है, इसीलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में गुलजारी लाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि कांग्रेस किसी कंक्लूजन पे ना आ जाए कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। तब तक के लिए गुलजारी लाल नंदा को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थोड़े दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब बात ये होती है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कंटेंडर थे वो खुद जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी थी। दूसरे कंटेंडर थे मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने खुद को मान रखा था कि नेहरू जी के बाद अगर कोई नेहरू जी के स्टेचर का कोई है तो वो मोरारजी देसाई जी है। उन्होंने खुद को मान रखा था और इस चीज को बहुत जो है डोमिनेंटली बोलते भी थे, या उनके सपोर्टर इस बात को खूब हवा उठा कर रखा था। इसके अलावा एक और आदमी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता था। तो हुआ कि किनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उस समय के एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था कुलदीप अय्यर। कुलदीप अय्यर जी सोचते हैं कि एक काम करते हैं, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछते हैं कि किनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कुलदीप अय्यर उस समय के जर्नलिस्ट थे, तो जैसे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से किनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो वो शास्त्री जी से मिलने गए, कुलदीप अय्यर जी। कुलदीप अय्यर जी ने शास्त्री जी से पूछा, तो शास्त्री जी ने कहा कि अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से दो लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, एक इंदिरा गांधी और दूसरे जो हैं वो है आपके जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, बिहार के थे। तो इन दोनों में से कोई भी एक आदमी बनने के लिए कंटेंडर है, क्योंकि इन दोनों के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी काफी समय तक नेहरू जी के साथ रही हैं, तो नेहरू जी की पॉलिसी से बहुत अवगत है। और नॉर्मली भी जो कांग्रेस में जो प्राइम मिनिस्टरशिप रहा है वो नॉर्मली उन्हीं की फैमिलीज में कोई रहा है। तो चूंकि उनकी बेटी है तो वो बेटर कंटेंडर है।
शास्त्री जी तो वो बाहर के हो गए भाई, कांग्रेस के फैमिली से तो नहीं हुए, और गांधी फैमिली से तो नहीं हुए, तो वो तो चलता ही रहा है डायनेस्टी टाइप का। तो तो शास्त्री जी ने बोल दिया कि वे एक काम करते हैं, या तो आप जयप्रकाश नारायण को बना दीजिए या फिर इंदिरा गांधी को बना दीजिए। वैसे भी जो बड़े महान लोग होते हैं ना, वो नॉर्मली अपना नाम नहीं नहीं बोलते हैं कि मैं ही बनूंगा। उनको कोई बना दे तो अलग बात है, पर वो अपना कोई नाम नहीं देते कि भाई मैं ही बन रहा हूँ या आई एम दी एबल कैंडिडेट। ये चीज नहीं होता है, महान लोगों का यही होता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो स्टेचर था वो बहुत बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर के फॉर्म में था। ही हैज गिवन हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इसके अलावा जब भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लो, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, इसमें शास्त्री जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो वो एक फ्रीडम मूवमेंट में लीडर की तरह इमर्ज करके आ रहे थे। तो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया कि भाई हम अपना नाम क्या देंगे इसमें, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने दो आदमी का नाम दिया। अब कुलदीप अय्यर जी जो थे, वो चले गए वो चले गए मुरारजी देसाई के पास कि देखते हैं एक बार मुरारजी देसाई से ओपिनियन लिया जाए, क्योंकि यही दो प्रोमिनेंट है जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है। कुलदीप अय्यर जैसे ही मुरारजी देसाई के ऑफिस में जाते हैं, तो उनके सपोर्टर जो होते हैं, मतलब मुरारजी देसाई के सपोर्टर, वो कुलदीप अय्यर को कहते हैं कि अपने शास्त्री जी को कह देना कि वो प्राइम मिनिस्टर के कंटेंडर नहीं है, मुरारजी देसाई ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि इज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये सब सुनने के बाद कुलदीप अय्यर फिर भी सोचे कि चलो एक बार जरा मुरारजी देसाई का ओपिनियन ले लेंगे, तो इनके चंगू मंगू हैं, आसपास के फॉलोअर हैं जो चिल्ला ज्यादा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जरा इनसे भी ओपिनियन लिया जाए, मुरारजी देसाई क्या कहते हैं। कुलदीप अय्यर मुरारजी देसाई के पास जाते हैं, उनको चाय पानी पूछा जाता है, कुलदीप अय्यर चाय पानी पीते हैं। उसके बाद कुलदीप अय्यर कहते हैं कि सर ऐसा है, आपको क्या लगता है कि अगले कंटेंडर कौन होंगे? तो मुरारी देसाई आओ देखते रहता आओ देखते बोलते हैं कि अगला कंटेंडर मैं ही हूँ, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू जी के बाद मैं ही हूँ जो इतना एक्सपीरियंस आदमी। कुलदीप भैया कहते हैं सर शास्त्री जी से मैं मिलकर आया हूँ। तो मुरारी साहब पूछते क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दो नाम प्रपोज किया है, जयप्रकाश नारायण एंड इंदिरा गांधी। तो मुरारी साई कहते हैं कि इंदिरा गांधी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की है, और जयप्रकाश नारायण के बारे में कहते हैं कि इज अ कंफ्यूज पर्सन, वो तो भ्रमित आदमी है। मुरारी साई का स्टेटमेंट था ये कि वो एक छोटी सी लड़की है। इन्होंने कुलदीप अय्यर ने अपनी किताब में भी ये बात लिखा है कि उन्होंने बोला मुरारी साई ने कि भाई ये तो एक छोटी सी लड़की है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एबल कैंडिडेट नहीं है। और जहां तक बात है जयप्रकाश नारायण का, ही द कंफ्यूज पर्सन, भ्रमित आदमी है। ये इनका स्टेटमेंट था बेसिकली मुरारी देसाई जी का। मुरारी देसाई ने ये कहा, तो कुलदीप अय्यर को समझ में आ गया कि भाई ये तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनने के फिराक में। अब सवाल उठता है कि अब क्या किया जाए। देर आर मल्टीपल कंटेंडर, इंदिरा गांधी जी भी हैं, मुरारी देसाई डोमिनेंटली कह रहे हैं कि हाँ हम बनना चाहते हैं, प्रोमिनेंट लीडर भी हैं। और कांग्रेस की इन जनरल लोगों के अंदर जो छवि थी, वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रति बहुत बढ़िया था, और सभी चाहते भी थे कि लाल बहादुर शास्त्री बने। इसका एक कारण भी है, देखिए कैसे कारण है। कांग्रेस का एक तबका ऐसा क्यों कह रहा है, समझो। कांग्रेस में एक बड़ा डोमिनेंट सेक्शन है, उसको कहते हैं कांग्रेस का सिंडिकेट। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ये
एक बड़ा डोमिनेंट सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं सिंडिकेट। अब तक मैंने आपको ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आप आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर के लिए देर आर 2-3 कंटेंडर्स। पहला कंटेंडर कौन है? पहला कंटेंडर जो हमारे सामने नजर आता है वो है आपके मोरारजी देसाई खुद। वो कह रहे हैं भाई कि हमको बनना है। दूसरे हैं, आपको पता है इंदिरा गांधी भी है, इनको भी बनना था। और तीसरे कंटेंडर आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। अब मैंने आपको मुरारजी कुलदीप अय्यर के थ्रू मैंने समझा दिया कि भाई, उनके थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि भाई इनमें से क्या क्या ओपिनियन चल रहा है। अब देर इज वन मोर थिंग कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है। कांग्रेस पार्टी वही चाहेगी जो उसका सिंडिकेट चाहेगा। अब सवाल उठता है कि सिंडिकेट क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं का एक ग्रुप है जो कि बहुत प्रोमिनेंट माने जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि कुछ किंग मेकर, जैसे सैयद बदर से किंग मेकर है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेताओं के ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था इनका। अगर कोई डिसीजन सिंडिकेट ने ले लिया तो समझ लो कि सिंडिकेट उस डिसीजन के प्रति आम राय बनाने का काम कांग्रेस के अंदर, ये चीज सिंडिकेट का ही था। मान लीजिए सिंडिकेट ने बोल दिया कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री को बनाना है, तो लाल बहादुर, ये सिंडिकेट की जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस में आम राय लाल बहादुर शास्त्री के प्रति बनाया जाए। इसलिए सिंडिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सिंडिकेट जो बोल देगा, आप ये मान के रख लीजिए कांग्रेस में मोरल लेस लोगों को मानना पड़ेगा ये बात। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंडिकेट के जो ये ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, ये 1963 में बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ के कामराज। उस समय में के कामराज वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, और के कामराज मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सर्व करने के लिए इन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की गद्दी छोड़ दिया था, और वो कांग्रेस पार्टी को सर्व करने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट के फॉर्म में सिंडिकेट बना लिया था। जिन जिन लोगों ने के कामराज की तरह ही अपने चीफ मिनिस्टर की गद्दी को छोड़कर सिंडिक पार्टी को सर्व करने, पार्टी को सर्व करने की कोशिश किया था, उन लीडर्स के ग्रुप को ही सिंडिकेट कहते हैं। और अपने पॉलिटिकल पावर को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को सर्व करने की नीति कामराज प्लान कहलाता है। समझे बातों की नहीं? चीफ मिनिस्टर की गद्दी छोड़ना, अपने पॉलिटिकल पावर को छोड़कर पार्टी को सर्व करने की नीति को कामराज प्लान कहते हैं, और जिन जिन लीडर्स ने ऐसा किया उनके ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता है। अब आप सोचिए कि कोई चीफ मिनिस्टर की गद्दी सिर्फ इस वजह से छोड़ रहा है क्योंकि उसे पार्टी को सर्व करना है, तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी में उसका दबदबा होगा कि भाई ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी पावर को छोड़ा है। तो के कामराज के अलावा ये काम किस किस ने किया था? अतुल्य घोष ने किया था बंगाल में, एस के पाटिल ने बॉम्बे में, एन संजीवा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से, और एस निजलिंगप्पा ऑफ मैसूर। इन लोगों के ग्रुप को ही सिंडिकेट कहा जाता है। और समझ लीजिए कि इन्होंने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस का एक तबका ये कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, और मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, और तीसरा तबका कौन है? तीसरा तबका आपका आता है लाल बहादुर शास्त्री। अगर कांग्रेस का एक तबका कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसका मतलब सिंडिकेट की ये राय है कि लाल बहादुर शास्त्री को ही क्या बनना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और मोरारजी देसाई को था कि वो खुद बने। अभी इंदिरा गांधी कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि काफी यंग थी। तो बेसिकली मेन कंटेंडरशिप इन्हीं दोनों के बीच में चल रहा। तो एक मीटिंग हुई सिंडिकेट की,
और उसमें बाकी कांग्रेस लीडर भी थे, और सामने लाल बहादुर शास्त्री भी थे, और मुरारजी देसाई भी थे, और बहुत सारे कांग्रेस लीडर थे, और सिंडिकेट भी वहां पे था। आपस में डिस्कशन चल रहा था। तो के कामराज ने कहा कि भाई ऐसा है, हम एक काम करते हैं, जितने भी कांग्रेसी लीडर हैं उन सब से पूछ लें कि उनकी आपसी राय क्या है, किनको वो प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में देखना चाहते हैं, मुरारजी देसाई को, इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो आपसी लीडर जो है, आपसी राय जानकर और फाइनली बता दिया जाएगा कौन क्या चाहता है। तो मुरारजी देसाई ने के कामराज को कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप एक काम करिए, आप वोटिंग करवा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो के कामराज ने कहा कि भाई ये वोटिंग से हमारे पार्टी की छवि खराब होगी। अगर हम वोटिंग कराएंगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि इनमें आपस में कोई कंसेंसस ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई वोटिंग हो, आपसी कंसेंसस से फैसला लिया जाए। तो के कामराज जो लोगों से पूछने लगे, पूछे क्या, उन्होंने एक्चुअली में ओपिनियन बना दिया लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में। लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में ओपिनियन बना दिया, सबको बोला कि लाल बहादुर शास्त्री एक एबल लीडर है, उन्हीं को बनना चाहिए, ठीक है। और फाइनली के कामराज ने मुरारजी देसाई को कहा कि ऐसा है, कॉमन आदमी के दिमाग में ये चल रहा है कि मुरारजी देसाई जो है, कॉमन आदमी के दिमाग में ये चल रहा है कि जो मुरारजी देसाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वही उन्हीं को जो है बना दिया जाए। तो के कामराज ने एक्चुअली में लोगों का ओपिनियन नहीं पूछा, के कामराज ने एक्चुअली ओपिनियन फॉर्म किया, इस बात को समझिए। और फिर फाइनली मुरारजी देसाई को कहा कि ऐसा है, आम लोगों की कांग्रेस में ये राय है कि जो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुरारजी देसाई को नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को बनना चाहिए। मुरारजी देसाई इस बात पे गुस्सा भी गए। उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी चल रहा है, आपने ओपिनियन बनाया, आपने ओपिनियन पूछा नहीं, आपने ओपिनियन फॉर्म करवा दिया है, आप चाहते ही नहीं थे कि हम बने, आपने पार्शियलिटी किया है, पार्शियलिटी किया है। और ये देखकर फिर भी जो भी बोले हो के कामराज को, फाइनली जो है लाल बहादुर शास्त्री को क्या कर दिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब एक सवाल ये उठता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ डेजिग्नेटिंग लाल बहादुर शास्त्री एज द प्राइम मिनिस्टर रादर देन मुरारजी देसाई। ऐसा माना जाता है कि मुरारजी देसाई जो है वो बेसिकली थोड़े से एडमेंट बिहेवियर के आदमी थे, कई बार उगली बात भी कर लेते थे, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल मुरारजी देसाई। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जो है बड़े पोलाइट किस्म के थे, मॉडेस्ट बैकग्राउंड के थे, तो उनको अपनी तरीके से मॉडरेट करना या मॉड्यूलेट करना आसान था सिंडिकेट के लिए। और सिंडिकेट ये चाहती भी थी कि वीक प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बने ताकि उनका रूल आ सके। और ये बाद में दिखता भी है, जब शास्त्री जी आते हैं तो बहुत सारे फैसले जो लाल बहादुर शास्त्री को लेना चाहिए था वो सिंडिकेट ही लाल बहादुर शास्त्री के बिहाफ पे ले लेती थी, या कई सारे फैसले जो लाल बहादुर शास्त्री के थे उसे सिंडिकेट काट देती थी। समझ में आ रहा है? तो कई बार कोई डिसाइसिव इंपॉर्टेंट फैसला जो है लाल बहादुर शास्त्री ले ही नहीं पाते थे। समझ में आ गया? खैर जो भी हो, लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की अगर मैं बात करूं, उनका जन्म जो है अक्टूबर 2 1901 में हुआ था। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उनका जो ग्रेजुएशन था वो काशी विद्यापीठ बनारस में हुआ था 1926 में, और उन्होंने जो है डिग्री ऑफ शास्त्री पाया था, इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री माना जाता था। हिज सरनेम शास्त्री वाज टेकन बाय हिम फ्रॉम हिज डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ही आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट भी किया था नॉन कॉपरेशन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी। और इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के स्टेट में होम मिनिस्टर की पद को भी संभाला था। तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। समझ में? तो इन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया भी गया, और ये काफी
हद तक जो है उन्होंने काम किया। ठीक है, अब देखिए शास्त्री जी का जो रेजीम है वो करीब 18-19 मंथ का रहा है। शास्त्री जी के एरा में आपको 3 दिक्कतों का सामना दिखाई देगा। एक जो समस्या आएगी वो आएगा एग्रीकल्चर क्राइसिस एंड फूड क्राइसिस। इसी के साथ दूसरी समस्या जो आपको देखने को मिलेगा वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि इंडस्ट्री डैमेज हो चुका है। और तीसरी समस्या इन्हीं दोनों के कारण, तीसरी समस्या 1965 का इंडो पाक वॉर भी है। अब ये तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। जब 1962 का वॉर इंडिया लूज कर गया, एंड वी हैव लॉस्ट टेरिटरीज, तो इट ऑल्सो ब्लू द मोरल ऑफ द आर्मी। इसने जो इंडिया, जब हम इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट में एक तरह से हार ही गए, समझ लीजिए हमारा टेरिटरी लूज कर गया था, तो इसने कहीं ना कहीं जो है आर्मी के मोराल को भी जो है डाउन किया। आर्मी का जो मोराल था वो भी जो है वो भी डाउन हुआ। कहा भाई ये की क्या चल रहा है भाई, समझे बात होगी नहीं कि हम लोग हार गए। एक तो चीज ये देखने को मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्फ्लिक्ट लड़ा, लड़ाई लड़ी, तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो ड्रेन होता है आपके, वो ड्रेन होगा, काफी सारा रिसोर्स जो होगा वो ड्रेन हो जाएगा टुवर्ड्स वॉर। तो इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट हमको इंडस्ट्री में करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, और काफी हद तक एग्रीकल्चर डैमेज भी हुआ। एग्रीकल्चर क्राइसिस तो चल ही रहा था, क्योंकि 1962 से लेके 1962 से लेके 63 64 ये दोनों तीनों जो थे ये ड्रॉट ईयर्स थे। इसके वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा था। क्योंकि एग्रीकल्चर क्राइसिस था, एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता, तो फूड क्राइसिस भी हो गया। तो शास्त्री जी ने स्पेशल अपील किया कि भाई हर आदमी को कोशिश करना चाहिए, किसानों को तो करना ही चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि अगर उसके पास कोई कोर्ट यार्ड है, छोटी सी जगह है, तो वहां पे वो एग्रीकल्चर करे। और शास्त्री जी ने खुद अपने निवास स्थान पर एक किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। किचन गार्डन मतलब जो उनके जरूरत की चीजें होती थी वो क्या करते थे, अपने गार्डन में ही उगा लेते थे। खुद उन्होंने अपने निवास, जो उनका रेसिडेंस था, वहां पे उन्होंने बैल वैल रखे थे, वो खुद जोतते थे और खुद अपने खाने की अवेलेबिलिटी कराते थे। इसके अलावा फूड क्राइसिस और एग्रीकल्चर क्राइसिस से निपटने के लिए उन्होंने हर आदमी को कहा कि भाई राशनिंग करो। उन्होंने कहा कि हर आदमी जो है सप्ताह में एक दिन ना खाए, अगर आदमी ना खाएगा एक दिन तो उससे कुछ खाना बचेगा। समझ में आ गया? तो ये निपटने के लिए शास्त्री जी ने ये काम किया। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में शास्त्री जी की अपनी अपनी पॉलिसीज थी। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज उन्होंने करा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाला। और उस समय में इतना ध्यान ही नहीं, इतना लंबा टीनियर ही नहीं है कि वो खास एग्रीकल्चर के लिए कर, इंडस्ट्री के लिए कर पाते। उन्होंने, उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में था, और उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन को भी प्रमोट करने की पहल रखी। उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन आना चाहिए। हालांकि उन्होंने MS स्वामीनाथन को बुलाया और MS स्वामीनाथन को कहा कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जाइए, आप HYB सीड की तरफ जाइए। इससे क्या होगा कि कम पेड़ में ज्यादा पैदावार हो पाएगा कम जगह में। तो ये भी चीज उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन था। हालांकि ये ज्यादा सक्सेसफुल इंदिरा गांधी के एरा में हुआ, जब उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन वगैरह किया, एग्रीकल्चर के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया। तो इसके लिए आप शास्त्री जी का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस चीज को शुरुआत करने का। तो ये चीज रहा है आपका। अच्छा, ये एग्रीकल्चर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और भी तब बढ़ गया जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। अब जरा इस वॉर को समझते हैं, यही वॉर हमारा आज का टॉपिक है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप शास्त्री जी के एरा में कह सके तो ये वॉर ही है। ठीक है, अब देखिए कैसे ये वॉर लड़ा और कैसे ये वॉर हुआ है। जरा इस चीज को जरा समझते हैं, सीधे वॉर पे आते हैं ताकि हमें चीजों को क्लैरिटी आ सके और हम समझ सके। समझे बातों की नहीं?
ठीक, इंडो पाक वॉर। अब देखिए क्या हुआ, ये वॉर 1965 में क्यों हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान के दिमाग में सिंस इट्स पार्टीशन, हमने अभी भी जब पढ़ा है सिंस इंडिपेंडेंस तो हमें पता चला होगा कि पाकिस्तान के दिमाग में कश्मीर हमेशा एक सेंट्रल इशू रहा है। ये बात ध्यान रखिए, कश्मीर एक सेंट्रल इशू हमेशा रहा है पाकिस्तान के दिमाग में। पाकिस्तान हमेशा हर तरीके से कश्मीर को पाने की कोशिश किया है। और 1965 का जो इंडो पाक वॉर है, इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान कश्मीरी ग्रीड ग्रीड। पाकिस्तान का वो जो ग्रीड है कश्मीर के प्रति, वही इस वॉर का कारण है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान को शास्त्री जी के आने के बाद एक उम्मीद जगी कि यार शास्त्री जी के टाइम में ही कश्मीर को लिया जा सकता है। देखिए, ऐसा पाकिस्तान के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जब मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई और शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो आमतौर पर जो मीडिया थी, जो इंडियन मीडिया थी और अक्रॉस द वर्ल्ड मीडिया, वो शास्त्री जी को एक बहुत कमजोर प्राइम मिनिस्टर की तरह देखते थे। वही आमतौर पे जो मीडिया, जो कॉमन लोग थे, वो शास्त्री जी को कहते थे कि शास्त्री जी कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते, वो इनडिसाइसिव है, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते। इस बात से आपको इस बात से भी काफी पता चलेगा कि शास्त्री जी अपने रेसिडेंस को लेकर उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि भाई जहां पे प्राइम मिनिस्टर रहता है वहां पर इंदिरा गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी का अपना एक मेमोरियल बनाया जाए, समझे, लेकिन शास्त्री जी वहां रह रहे थे तो वो एक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो कहाँ रहेंगे। तो ये एक डिसीजन, एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि शास्त्री जी के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस बहुत प्रिविलेंट था और शास्त्री जी इसमें कोई खास एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस वजह से भी उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इसके अलावा एक और घटना हुई जो पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर की तरफ ले जाता है, वो है कि 1965 के मई महीने में गुजरात के रन ऑफ कच्छ के बेल्ट में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और इंडियन आर्मी का जो रिस्पांस था उस अटैक के प्रति थोड़ा सा धीमा था, थोड़ा सा जो है बोल्ड रिस्पांस नहीं था। और जब ये अटैक हुआ और इंडियन आर्मी का रिस्पांस आया तो काफी वीक रिस्पांस आया और फाइनली जो है इस अटैक को एमिकेबली रिजॉल्व किया गया या रिजॉल्व करने की कोशिश की गई यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो शास्त्री जी के इस वीक रिस्पांस के प्रति पार्लियामेंट में बहुत आलोचना हुई कि पार्लियामेंट की शास्त्री जी किसी एक्शन पे आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं पाते हैं। जहां पे जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े डिसीजन लिया करते थे, वहां पर अब ये डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं। अभी अभी कच्छ पे अटैक कर दिया गया, एक बहुत बड़ा एरिया ले भी लिया गया पाकिस्तान द्वारा और शास्त्री जी कुछ नहीं कर पाए। जो शास्त्री जी का रिस्पॉन्स था वो बहुत वीक था। तो अक्रॉस द वर्ल्ड शास्त्री जी की जो इमेज थी ना, वो बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर की बन गई थी। समझे बातों की नहीं? तो पाकिस्तान को लगा कि इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब कश्मीर बैक। उनको उनको लगा कि यार यही वो समय है जब कश्मीर को पाया जा सकता है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इंडिया जो है वो अभी अभी 1962 का वॉर हारा है, क्योंकि लूज किया है। मैं आपको एक अलग पेज में ले आता हूं कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगा, वाई पाकिस्तान अटैक। या वेज्ड वॉर इन 1965। तो पहला लगा कि पाकिस्तान कंसीडर्ड लाल बहादुर शास्त्री एज अ वीक लीडर। . 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 .. .
एज अ वीक लीडर। समझे बात को नहीं? मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो होंगे वो इनडिसाइसिव रह जाएंगे, इनडिसाइसिव रह जाएंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इनडिसाइसिव रह जाएंगे, इसीलिए अभी अगर हम अटैक कर दे तो कश्मीर को अपने हाथ में ले सकते हैं, हलवा है जैसे। फिर दूसरा मेजर रीजन ये था कि उनको पता था कि 1962 में इंडिया लॉस्ट इट्स मेजर टेरिटरीज, इसीलिए आर्मी का जो मोराल है वो भी वीक है, डाउन है। तीसरा, इंडिया वीक है क्योंकि अभी अभी 2 सक्सेसिव ड्रॉट आए हैं, तो इंडिया अपने इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फेस कर रहा है। इसके अलावा इंडिया की जो आर्मी है, जो जो मिलिट्री है, उसका जो वेपन है वो भी कमजोर है, उसका वेपन भी अपडेटेड नहीं है। वाइल पाकिस्तान के पास जो वेपनरी है वो काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि यूएस से उसने मांगा है। उसके अलावा पाकिस्तान को यूएस की बैकिंग भी है। तो पाकिस्तान सोचा कि अगर मान लो कि हम इंडिया पे अटैक करें और बदले में अगर इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो पाकिस्तान तो मेरी ही सपोर्ट करेगा, माफ करो, यूएस तो मेरा ही पाकिस्तान सोच रहा है कि यूएस तो मेरा ही सपोर्ट करेगा, और इंडिया इस चक्कर में क्या होगा, इंडियन अग्रेसर की तरह काउंट किया जाएगा। तो इंडिया के पास खुद ही बहुत दिक्कत है अभी, ऊपर से अगर मान लीजिए वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया को अग्रेसर की तरह देखने लग जाती है, तो उस समय में इंडिया यूएस के ग्रेन्स पर डिपेंडेंट था। यूएस अब कुछ खाना भेजती थी तो इंडिया खाता था। अगर मान लो यूएस को अग्रेसर की तरफ देखा जाएगा, मतलब इंडिया को अग्रेसर की तरफ देखा जाएगा, तो यूएस जो ये ग्रेन्स एक्सपोर्ट करा था वो बंद कर देगा, तो इंडिया पे और फूड क्राइसिस आ जाएगा और बड़ी दिक्कतें आएंगी। ऐसे केस में पाकिस्तान के लिए इजी हो जाएगा कश्मीर को वापस लेना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पाकिस्तान के दिमाग में क्या क्या चल रहा है? पाकिस्तान सोच रहा है भाई सामने वाली की इकोनॉमी कमजोर है, हम अटैक कर दें, बदले में वो अटैक कर दे, डिफरेंट फ्रंट खोल दे। तो मैं दुनिया को, यूएस तो मेरे पक्ष में ही है, यूएस और ब्रिटेन, तो दुनिया को मैं बोलूंगा कि भाई देखो इसने मुझ पर अटैक किया, मैंने नहीं, अग्रेसर ये है। और चूंकि अग्रेसर ये है, तो जो ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाय यूएसए टू इंडिया, वो बंद हो जाएगा, तो इनको खाने की दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सोच रहा है भाई अभी, मतलब दिमाग में ये चल रहा है। समझे बात होगी नहीं? तो कहा भाई चलो यही सही समय है, यही अटैक कर देते हैं, बात भी सही थी। जब दुश्मन कमजोर हो तो उसी समय प्रहार करना चाहिए। समझा? उसी समय प्रहार करना चाहिए। तो फिर यहां पर उसी समय प्रहार किया गया। समझे बात होगी नहीं? तो अब क्या हुआ कि इन्होंने
जब देखा कि भाई अब सही समय है, अभी अटैक कर देना चाहिए, तो पाकिस्तान ने अगस्त महीने में अपने वेल ट्रेन इन्फिल्ट्रेटर को कश्मीर वैली में भेजा, स्पेशली छंब सेक्टर में। छंब, छंब, समझे बातों की नहीं? छंब जो है, अगर तुम जम्मू कश्मीर में देखो, तो छंब तुमको पड़ेगा इस जगह पर, इसलिए साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर है। समझे बातों की नहीं? और ये जो इन्फिल्ट्रेटर थे, ये कश्मीर में घुसकर अदर लोगों को भड़काते थे इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट, और वहां पर क्या था, एक अपराइजिंग क्रिएट कर रहे थे। इस चीज के सीरियसनेस को देखते हुए, पाकिस्तान बैक्ड इन्फिल्ट्रेशन की सीरियसनेस को देखते हुए, शास्त्री जी ने तुरंत ऑर्डर दिया। अब ये बड़ी बात थी, देखो, दीज आर द डिसाइसिव पॉलिसीज टेकन बाय द शास्त्री, जिनको ये समझाना था कि ये बहुत कमजोर है। शास्त्री जी ने तुरंत ऑर्डर दिया कि भैया 1948 में जो सीज फायर लाइन साइन हुआ था, अगर आपने मेरी क्लास शुरुआत से देखा होगा, तो 1948 में सीज फायर लाइन साइन हुआ था यूएन की मध्यस्थता में। तो शास्त्री जी ने कहा कि सीज फायर लाइन को क्रॉस करो, पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसो, और जितने भी पासेस हैं जिससे कश्मीर में आया जा सकता है, उन सभी पासेस को सील करो, जैसे कि कारगिल, उरी, हाजीपीर। समझ में आएगी नहीं? अब ये बहुत बोल्ड एक्शन हुआ कि आप बॉर्डर क्रॉस करिए, अपने आर्मी को बोलिए कि बॉर्डर क्रॉस करे, और जितने भी पासेस है सबको ब्लॉक कर दे, ताकि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेंट है वो इंडिया में आ ही ना पाए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो जितने भी पासेस हैं इसको बंद कर दे तो पाकिस्तानी नहीं आ पाएंगे। ये एक्शन लिया गया, वो भी पाकिस्तानी टेरिटरी में जाकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर। समझ में आएगी नहीं? 1 सितंबर को फुल फुल स्केल मैसिव टैंक अटैक कर दिया पाकिस्तान ने छम सेक्टर में, साउथ वेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और ये छम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि छम भी वो रास्ता था जिससे जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट किया जाता था। अगर आपने छम्ब को अटैक कर दिया तो मतलब जम्मू और कश्मीर का कनेक्शन ही टूट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये हुआ कि अगर छम में अटैक कर देंगे तो सर जी कश्मीर से हमारा संबंध ही टूट जाएगा। तो फिर रात में एक मीटिंग हुई जिसमें जो आर्मी हेड थे वो भी बैठे हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। तो आर्मी हेड ने कहा कि देखिए छम्ब बहुत बुरी तरीके से अटैक में है, हमको एक और फ्रंट खोलना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है समझो। देखिए मतलब क्या है, इट्स अ वेरी डिसाइसिव एक्शन टेकन बाय शास्त्री। देखिए क्या है, मान लो ये छम्ब है, इस पर पूरे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेंट अटैक कर रहे हैं। अब चूंकि एक ही सेक्टर ओपन है तो पाकिस्तान की पूरी आर्मी यहीं पर फोकस्ड है। तो लाल बहादुर शास्त्री को आर्मी हेड ने, मिलिट्री हेड ने क्या कहा कि एक काम क्यों नहीं करते हैं सर, पंजाब का सेक्टर और राजस्थान का सेक्टर भी खोल दीजिए। मतलब एक और फ्रंट खोलिए पंजाब की तरफ से और राजस्थान की तरफ से। अगर इंडियन आर्मी पंजाब और राजस्थान की तरफ से अगर पाकिस्तान पर अटैक कर दे तो पाकिस्तान की आर्मी को दो जगह डिवाइड होना पड़ेगा, एक तो छंब की तरफ और दूसरे जो है पंजाब और राजस्थान की तरफ। इससे क्या होगा कि इनका अटेंशन जो पूरी तरीके से छम में था वो अब बढ़ जाएगा। इससे अटैक छम पे कमजोर होगा तो इंडियन आर्मी को लड़ने में आसानी होगी।
अब इसका मतलब ये था कि झगड़ा लड़ाई को दो फ्रंट से खोल देना है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था। और मिलिट्री हेड ने इनको ये भी ओपिनियन दिया कि अगर हम लोग पंजाब से ओपन करेंगे फ्रंट को तो हम लोग लाहौर तक चले जाएंगे, सियालकोट तक चले जाएंगे। तो जब हम उनके लाहौर को पकड़ लेंगे तो उन्हें कश्मीर छोड़ना होगा, तो इस तरीके से कश्मीर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब वो पूरा कश्मीर छोड़ेंगे तभी हम लाहौर छोड़ेंगे, अदरवाइज पकड़े रहेंगे। तुरंत लाल बहादुर शास्त्री ने कहा गो अहेड। भाई आर्मी हेड को तो जब ये ओपिनियन दे रहा था तब उनको तो ये लग ही नहीं रहा था कि कभी लाल बहादुर शास्त्री इस एक्शन के लिए तैयार होंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा भाई तेरे को जितने फ्रंट खोलने खोल, पर मुझे इन पाकिस्तानी जो कश्मीर के अंदर उग्रवादी तत्व उत्पन्न कर रहे हैं और फालतू के अपराइजिंग क्रिएट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको हटाओ। समझे बातों की नहीं? यही हुआ। अब दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरीके से वॉर में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडिया ने कश्मीर, पंजाब और राजस्थानी फ्रंट से लाहौर के, मतलब आप समझ लीजिए कि लाहौर के बहुत पास पहुंच गई। सियालकोट और लाहौर ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई करने वाले ही थे। समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने तुरंत ही जो है एक्शन लेना शुरू किया। पहले तो उसने सारे के सारे फूड सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, जितने भी फूड सप्लाई के सोर्सेस थे वो कट ऑफ कर दिए दोनों ही कंट्री को। चाइना ने इंडिया को कहा कि अग्रेसर है, इसने अटैक किया है। सोवियत यूनियन ने कहा, जो उस समय की यूएसएसआर हुआ करती थी, वो इंडिया को कहा कि भाई इंडिया की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपना चल रहा था इंडिया पाकिस्तान को लेकर। समझे बातों की नहीं? फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेशर के बाद सीज फायर 23 सितंबर को साइन किया गया कि भैया जो जहां है वो वहीं रह जाए। समझ लो बातों की नहीं? जो जहां है वो वहीं रह जाए। और सीज फायर साइन करने के बाद ये साफ साफ क्लियर हो गया कि वॉर जो है वो इनकंक्लूसिव रहा। कोई वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ना ही पाकिस्तान कश्मीर ले पाया, ना ही हम पूरी तरीके से लाहौर सियालकोट और इस ना ही हम पूरी तरीके से पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेंट को बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहे, बल्कि इसके कारण बहुत ही हैवी डैमेज जो है, हर कंट्री ये कह रहा था कि हम जीत गए हैं, दूसरे कंट्री पर हैवी डैमेज कर दिए हैं। समझे बात होगी नहीं? तो दोनों कंट्री आपस में विक्ट्री अपने आप को आ, मतलब जीता हुआ मान रही थी। समझ रहे बात होगी नहीं? बस इस सीज फायर में एक चीज फायदा ये हुआ कि जो इन्फिल्ट्रेशन था जिस छम्ब सेक्टर में था उसको रोक दिया गया, और जहां पर सीज फायर लाइन था पहले वहीं पर एस्टेब्लिश हो गया। समझ में आया कि नहीं? दोनों कंट्री को इमेंस डैमेज हुआ इकोनॉमिकली, पैसे बर्बाद हुए, दोनों कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो मंसूबा था कश्मीर लेने का, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक चीज इस चीज से जरूर फायदा हुआ कि जो लाल बहादुर शास्त्री का जो स्टेचर था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया उसने कहीं ना कहीं जो कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था उसको जरूर रुकवाया। इससे कांग्रेस के एक तबके के बीच में लाल बहादुर शास्त्री को लेकर ओपिनियन स्ट्रांग हो गया, जो कहीं ना कहीं सिंडिकेट को उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सिंडिकेट ऑलवेज वांटेड कि जो आपका प्राइम मिनिस्टरशिप है वो हमेशा थोड़ा वीक रहे, ताकि वो अपना डोमिनेंस दिखा सके। एक और चीज जो गौरतलब बात यह है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, कृष्णमचारी करके नाम था उनका, टी कृष्णमचारी। उन पर कुछ उद्योगपतियों ने इल्जाम लगाया कि उनका कुछ करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने टी कृष्णमचारी को बोला कि भाई ऐसा है, हम आपको ऑनेस्ट मानते हैं लेकिन एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए। टी कृष्णमचारी को ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इसका मतलब हमारे में कोई ट्रस्ट नहीं है। तो टी कृष्णमचारी हैज लेफ्ट द कांग्रेस, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि टी कृष्णमचारी और इंदिरा गांधी काफी करीब थे। तो टी कृष्णमचारी के हटने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम चले हट जाओगी। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस के अंदर
लाल बहादुर शास्त्री के डोमिनेंस से और उनके प्रोमिनेंस से एक कहीं ना कहीं जो है एक तबका ऐसा जरूर था जो बहुत खुश नहीं था। कहने का मतलब कि इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री ही अगर अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं और अगर अपने सारे डिसीजन खुद से ले रहे हैं और अगर मान लीजिए उनकी सराहना करी जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उनका तो फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्ट्री भी रहा है, तो प्राइम मिनिस्टरशिप आगे वही कैरी करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो थोड़ी सी दिक्कत थी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इनका मतलब ये था कि लाल बहादुर शास्त्री का स्टेचर ऊपर उठने से कांग्रेस के अदर लीडर्स में एक तरह का मतलब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जरूर आ गया था। समझे बातों की नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने सामने करवाया शास्त्री जी, है ना। और शास्त्री जी जो है आफ्टर दिस 1965 वॉर शास्त्री बिकेम द नेशनल हीरो। शास्त्री जी ने शुरुआत में तो जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जय जवान जय किसान, कहा कि ये दो हमारे कंट्री के बहुत बड़े एसेट हैं। जय किसान क्योंकि फूड सिक्योरिटी की वजह से, जय जवान अपने नेशनल बॉर्डर और 1965 की वजह से। समझे बात हो कि नहीं। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं का लगाया हुआ था, तो लोग इनकी बात अब सुन भी रहे थे। अब सीज फायर लाइन हुए काफी दिन हो गया था। अब ये हुआ कि भाई एक वॉर लड़ा गया है, तो इन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी भी होनी चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, सीज फायर अग्रीमेंट। तो 4 जनवरी 1966, 4 जनवरी 1966 को ऑन द प्रेशर बाय सोवियत यूनियन, जनरल, समझ में आ रहा है कि नहीं, और यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, इन सब के प्रेजेंस से जनरल अयूब खान जो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे और शास्त्री जी ताशकंद में मिले। समझ में आ रहा। और इस ताशकंद में जो भी बात आता है उसको हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को जरा समझिए। पाकिस्तान जो कि कश्मीर जीतना चाहता था, छम सेक्टर में था, घुसा था, लेकिन छम सेक्टर में घुस नहीं पाया पूरी तरीके से, और जो सीज फायर लाइन था वहीं तक इंडियन मिलिट्री ने उनको कन्फाइन करके रखा। लेकिन पंजाब और राजस्थान के फ्रंट पर इंडिया ने जरूर जो है लाहौर और सियालकोट तक पहुंच गए थे। इसका मतलब कि 1965 के वॉर में अगर हम वॉर के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत जो था वो एक हाथ आगे था, मतलब एक मिलिटरीली एडवांटेज पर था। हम एक चीज सिंपल समझ लीजिए आप कि देखिए ये पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं किताब के हिसाब से। अब ये बात एक डिबेट का पर्सपेक्टिव है कि जब इंडिया एक मिलिटरीली एडवांटेज पोजीशन पे थी कि वो लाहौर और सियालकोट पे तक पहुंच चुकी थी, तो इंडिया को ताशकंद समझौते में साफ साफ ये कह देना चाहिए था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर पाकिस्तान अपना दावा छोड़ दे, बदले में ये लाहौर और सियालकोट तक जो हमारा एडवांस है वो हम उसके पीछे हट जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये वो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था जिसमें भारत अपनी बात को रख सकता था। समझे बातों की नहीं। तो कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि ताशकंद भले हम 1965 का वॉर जीत गए हो या मिलिटरीली एडवांटेज पोजीशन पे थे, लेकिन ताशकंद में एक्चुअली में हम हार गए। समझे। इसके बहुत कारण थे। एक तो यही मैंने बताया कि एक तो आप यहां पर निगोशिएट कर सकते थे, दूसरे ताशकंद समझौते में यह था कि जितने भी पासेस याद करो आप, हाजी अली पास था, कारगिल पास था, उस पर जहां पर इंडियन आर्मी पहुंची हुई थी पास सील करने के लिए ताकि कश्मीर में कोई एंटर न कर पाए, उस पासेस से इंडियन आर्मी को पीछे हटना था। कहने का मतलब यह था कि वो पासेस फिर खाली हो गया, फिर जम्मू कश्मीर जो था वल्नरेबल टू द इन्फिल्ट्रेशन हो गया। समझ रहे हो बात की नहीं। तो भले हमारा मिलिटरीली एडवांटेज 1965 वॉर में जरूर रहा हो, पर ताशकंद में एक अजीबोगरीब समझौता साइन किया गया कि भाई विथड्रॉ फ्रॉम द ऑल ऑक्यूपाइड एरिया एंड रिटर्न टू देयर प्री वॉर अगेंस्ट पोजीशन। क्यों भाई?
Why pre-war against position? When we are in a dominant position, we will be able to negotiate. Why we are not negotiating? समझ में आया? तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं। अब इस चीज का तर्क को काटने के लिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इंडिया वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फॉर नेगोशिएशन, क्योंकि इंडिया को इस वॉर में सोवियत यूनियन ने मदद किया था और सोवियत यूनियन इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट था। रीजन बीइंग क्या कि सोवियत यूनियन ही इंडिया को आर्मी और वेपनरी सपोर्ट दे रहा था उस समय, और सोवियत यूनियन ये चाहता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइप का अग्रीमेंट हो। अगर इस टाइप के अग्रीमेंट में इंडिया बैक ऑफ करता तो सोवियत यूनियन जो है वेपन वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पाते, वेपन नहीं देता, क्योंकि फिर इंडिया को अग्रेसर का ट्रीट किया जाता कि भाई इसने वॉर लड़ा और इसने कुछ टेरिटरीज से डिस्प्लेस किया है। तो फिर उस केस में सोवियत यूनियन पर भी प्रेशर होता है कि भाई इंडिया को किसी तरह का ट्रेड ना, वेपन सपोर्ट ना दे। और उस समय में हम लोग इतने केपेबल नहीं थे कि अपने ही वेपनरी से काम कर ले। जो मिग वगैरह जो था वो सोवियत यूनियन ही प्रोवाइड कर रही थी। तो एक कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हम उस पोजीशन में नहीं थे क्योंकि सोवियत यूनियन पे हम लोग डिपेंडेंट थे उस समय। समझ में आया? तो ये कारण आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फाइनली ये हुआ कि 10 जनवरी को ये अग्रीमेंट मतलब साइन कर दिया गया, ताशकंद अग्रीमेंट। ताशकंद अग्रीमेंट में ये था कि भाई सीज फायर होगा और आपको प्री अगस्त 1965 पोजीशन पे जाना होगा। दूसरी बात, नॉन इंटरफेरेंस होगा, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन होगा एक दूसरे के प्रति, समझ में, ट्रेड रिलेशनशिप मजबूत करेंगे। तो ये ताशकंद में चल रहा था। समझ में आ रहा है? 10 जनवरी को ये अग्रीमेंट कंक्लूड किया गया ताशकंद में। और उसी पार्टी के बाद, जब उसी अग्रीमेंट के बाद पार्टी हुई और पार्टी के बाद खाना पीना खाने के बाद शास्त्री जी सोने गए। ऐसा माना जाता है कि हार्ट अटैक हुआ उनको और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। तो उनके डेथ के साथ एक बहुत बड़ा जो शास्त्री एरा है वो बेसिकली आपका क्या होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने शास्त्री एरा में जो मेजर पॉइंट पढ़े वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, डाइड, और विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट लाल बहादुर शास्त्री LBS मेड प्राइम मिनिस्टर। फिर लाल बहादुर शास्त्री के समय में एग्रीकल्चर क्राइसिस आया, एंड फूड शॉर्टेजेस हुए। इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट करने की बात आई। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। हम्म, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फूड राशनिंग करना चाहिए हमें। इधर द लिगेसी। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूशन था उनका 1965 वॉर में था, वेयर ही हैज टेकन बोल्ड डिसीजन by opening two fronts।
और फाइनली द ताशकंद अग्रीमेंट, जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है अग्रीमेंट। मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ यूपीएससी मेंस के हिसाब से, क्वेश्चन लिखना है इसका आंसर। डिस्कस द इश्यूज ड्यूरिंग शास्त्री era. What are the steps taken? What are the steps taken? Steps taken to resolve the issues, these issues. What are the steps taken by him to resolve these issues? 250 words, 15 marks. ठीक है सर, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कश्मीर इशू पर, माफ करिए कश्मीर इशू कह रहा हूं मैं, इंदिरा एरा पर होगा, क्योंकि इनके मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनाई जाती हैं। इंदिरा गांधी की जो ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी थी वो क्या थी, इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया तो वो क्या था, इंदिरा गांधी जी का भी सिंडिकेट के साथ बवाल होगा। इंदिरा गांधी का अपना इलेक्शन वो खुद से कैसे जीतती हैं, उनका अपना इलेक्शन कैसे कंट्रोवर्शियल होता है। 1971 का जो इंडिया बांग्लादेश का इशू है वो क्या था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने कैसे मदद किया। इसके अलावा इमरजेंसी के सिचुएशन क्या हुआ, जेपी मूवमेंट क्या था। ये 2 क्लास लगेगा आपको, तो इंदिरा गांधी और जेपी मूवमेंट, ये 2 क्लास लगेगा, आपका काम हो जाएगा। सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसी वॉर के बाद वॉइड किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी वॉइड नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहा है, वॉइड नहीं हुआ। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिंडिकेट क्या है, तुम क्लास में लेट थे इसलिए तुम्हें पता नहीं, फिर से रिकॉर्ड देखना। सिंडिकेट जो है के कामराज और उनके साथ कुछ और लीडर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद को छोड़कर पार्टी में सेवा करने के लिए अपने आप को सम्मिलित किया। ठीक है सर, हो सकता है कि सर मैं कल संडे को भी क्लास लूँगा, क्योंकि मैं बीच में एक दिन क्लास नहीं ले पाया था, तो आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन संडे, तो उसमें मिलते हैं, उसमें बातें करें। थैंक यू।